स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। जैसा कि आपको पता है जेपीएससी के नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं। 15 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। अब आपको डू और डाई की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि समय जो है बहुत कम है। ठीक है, पीटी के भी डेट्स दे दिए गए हैं पहली बार जेपीएससी के इतिहास में, और मेंस के भी डेट्स दे दिए गए हैं विथ नोटिफिकेशन। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, और इस बार सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध लगती है और परीक्षा हो जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आपके इस सफ़र में रेनेशा आईएएस आपके साथ है। ठीक है, हमसे जुड़िए, दोस्तों को भी जोड़िए। हमारा प्रयास है कि यथाशीघ्र आपके सिलेबस को मैं समाप्त करूं। ठीक है, उसके लिए जो भी तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा मैं अपनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगर सीधे सीधे क्लासेस के माध्यम से संभव नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स भी यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसको मैं एनी हाउ पूरा करूं, और मुख्य परीक्षा के क्लासेस को यथाशीघ्र शुरू करें। आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उच्च स्तरीय क्लासेस प्राप्त हों, उच्च स्तरीय सामग्रियाँ प्राप्त हों, आप उसका पूरा लाभ उठाइए। आज चलिए झारखंड के अगले टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं। झारखंड का जो अगला टॉपिक है वो झारखंड की सामाजिक विशिष्टता है। ठीक है, देखिए सामाजिक विशिष्टता की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर दो तथ्य पर आप ध्यान दीजिएगा। झारखंड का समाज जो है दो पक्षों से मिलकर बना है, जनजाति और दूसरा जो है गैर जनजाति। ठीक है, जिसमें सदान भी शामिल हैं जो मूल झारखंड के निवासी माने जाते हैं। तो समाज का जब आप अध्ययन करेंगे तो जनजातियों के समाज का भी अध्ययन करना पड़ेगा और गैर जनजातियों के सामाजिक विशिष्टता का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो उस सदान के संदर्भ में जो आपको बताया गया था झारखंड के सदान, उसको आप स्टडी कर लेते हैं तो जो गैर जनजाति के समाज जो हैं वो लगभग आपके स्टडी हो जाएंगे। और मैं पढ़ा चुका हूँ, नोट्स भी दे चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। जेपीएससी पेपर 2 नाम से जो प्ले लिस्ट है। ठीक है, लेकिन आदिवासियों के समाज में विशिष्टता जो है थोड़ा सा अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत सारी विविधताएं हैं, कई तरह की जनजाति हैं, उनके अलग अलग प्रथाएं हैं, और सबसे बड़ी बात जो है ये एग्जाम की दृष्टि से आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामाजिक विशिष्टता जो होता है समाज में ये किस तरह से कौन कौन से प्रथाओं का परंपराओं का पालन करते हैं उस पर आपको कंसंट्रेट होना है। यहाँ पर देखिए जनजाति के समाज की विशिष्टता अगर बात की जाए इनके प्रशासन व्यवस्था पढ़ चुके हैं। युवा गृह, गोत्र, टोटम माने प्रतीक चिन्ह। ठीक है, यहीं पर हम लोग टैबू भी पढ़ लेंगे, निषेध, नातेदारी, किनशिप, विवाह, डायन प्रथा। इतने सारे को हम स्टडी कर सकते हैं समाज में। ठीक है, इसमें कई जो हैं गैर जनजातियों के लिए भी समान रूप से होंगे और कुछ जो है विशेष रूप से सिर्फ जनजातियों के लिए होंगे। पहले हम लोग युवा गृह पर बात करते हैं। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, झारखंड के मुख्य परीक्षा के लिए।
युवा गृह के संदर्भ में कई भ्रांतियां आज भी हैं, क्योंकि कई विद्वानों का, मानव शास्त्रियों का यह मानना है कि युवा गृह जो है रूमानी, कामुक, और यौन संलिप्तता आधारित एक वासना गृह है। ठीक है, यानी कि इसको गलत ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा भी पक्ष है। ठीक है, अगर इस परिभाषा को आप देखते हैं तो आप निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जिनके द्वारा भी यह परिभाषा दिया गया है वो अधूरे ज्ञान या अल्प ज्ञान से प्रभावित हैं। ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर किसने किया उसको देखिए, तो वो थे ग्रियर्सन महोदय। ग्रियर्सन महोदय ने सिंपल कहा, ठीक है, कि युवा गृह जो है एक प्रशिक्षण गृह है। ठीक है, एक प्रशिक्षण विद्यालय है जनजातियों का, प्रशिक्षण गृह है, विद्यालय है। यहाँ क्या चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है? जो भावी दाम्पत्य जीवन है उसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं। ठीक है, दाम्पत्य जीवन का अर्थ यह नहीं होता है कि सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध। ठीक है, उसके साथ कई कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी, और कर्तव्य, उत्तरदायित्व और कई तरह के जो आपके पालन, परंपराओं के पालन करने का भी उत्तरदायित्व जो है दोनों स्त्री और पुरुष पर आता है। अगर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो ये जब अचानक इन उत्तरदायित्वों को संभालने की जिम्मेदारी उन पर दी जाती है तो बिखर कर रह जाते हैं। यही कारण था कि युवा गृह में युवक और युवतियों को, आदिवासी युवक और युवतियों को दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में आने वाली चुनौतियों, ठीक है, जो भी चुनौती आते हैं उस संदर्भ में पहले ही जानकारी दे दिया जाता है। इसके अलावा जनजातियों के परंपराओं, गोत्र, संस्कृति, इन सारे पक्षों के बारे में पहले ही प्रशिक्षण दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसका स्वरूप जो है और इसके सोच जो है स्थापना का, वो बहुत ही व्यापक था। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। यानी कि युवा गृह का लक्ष्य था कि आदिवासियों को परंपराओं से भी परिचित कराना, भविष्य के चुनौतियों से भी परिचित कराना। क्लियर? कई दूसरे मत भी इस संदर्भ में सामने आए हैं। ठीक है, उनमें से दो मत को विशेष रूप से मैं वैल्यू दूंगा। एक कहा गया कि बच्चे जब 10 वर्ष के बाद, ठीक है, बच्चे जब 10 वर्ष के बाद जवानी की ओर कदम रखते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, तो उन्हें युवा गृह भेज दिया जाता है। इसका कुछ विद्वानों का कहना है अगर वो घर में रहेंगे तो माता पिता के यौन संबंध को देख लेंगे, तो इससे थोड़ा सा उन पर गलत इफेक्ट पड़ेगा अगर ऐसा होता है, इसलिए उनको घर से बाहर युवा गृह में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा एक यह भी मत है कि सुरक्षा, ठीक है, पहला जो मैंने बताया वो है, दूसरा जो है सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ होता है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सारे युवा युवतियों को एक स्थान पर रखना, या बाह्य आक्रमण, पहले होते थे बाहरी आक्रमण या जंगली जानवरों के आक्रमण, हालांकि आज के संदर्भ में यह महत्व नहीं रह गया है, तो बाह्य आक्रमण और जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें जो है युवा गृह में रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। युवा गृह के संदर्भ में एक और मत प्रचलन है, ठीक है, कि अगर युवा गृह में किसी युवक और युवती के बीच, ठीक है,
यौन संबंध हो जाता है तो माना जाता है कि यहाँ पर बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इन केस अगर बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ का प्रावधान है कि उनका विवाह करा दिया जाता है, ठीक है। दोनों का क्या किया जाता है, विवाह करा दिया जाता है और फिर दाम्पत्य जीवन जीने के लिए युवा गृह से बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्तमान में क्या सिचुएशन है युवा गृह की, वो देख लीजिए। ये तो आपका सैद्धांतिक रूप हुआ, युवा गृह ऐसा होता है, मुख्य परीक्षा में भी आएगा। लेकिन ओरिजिनल में आप देखिएगा वर्तमान में, ठीक है, तो युवा गृह का प्रचलन जो है थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। क्यों कम हुआ है? एक तो आधुनिकीकरण का प्रभाव, दूसरा कई जनजातियों में ईसाई धर्म या हिंदू धर्म का प्रभाव हो चुका है, तो युवा गृह से दूर हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यहाँ जो जनजाति हैं पलायन के शिकार हैं, या फिर सरकारी नौकरी में आ चुके हैं या बाहर स्वरोजगार के लिए विकसित क्षेत्रों में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण युवा गृह जैसे परंपराओं का पालन करना अब संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा, युवक और युवती भी इसे अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन परंपरागत रूप से युवा गृह था, है और रहेगा भी, ठीक है। ये कंसेप्ट समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट मैंने समझाया है उसी अनुसार जो है आपको युवा गृह के कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। इसके गलत अर्थ को नहीं समझना है। अब युवा गृह में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन युवा गृह का जो नाम है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम दिया गया है। तो कुछ में से कुछ प्रमुख का चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे गीती ओरा, ये जो है मुंडा हो असूर सौर पहाड़िया में दिया गया, ठीक है। गीती ओरा जो होता है, जो भी मुंडा हो असूर सौर पहाड़िया के गांव के बाहर झोपड़ी नुमा स्थान में होता है। और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, लड़कों का जो युवा गृह अलग होता है, एकल भी हो, लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है, एक ही स्थान पे उनका डिवाइड रहता है, ठीक है। एक लिंगी भी हो सकता है, उभय लिंगी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है केवल लड़कियों का युवा गृह हो। उसमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गांव के, लड़कों के युवा गृह के कोई पुरुष जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो हेड होते हैं। उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो जाकर के प्रशिक्षण दें। लड़कियों के जो युवा गृह होते हैं उसमें कोई बुजुर्ग महिला होती हैं, ठीक है। अगर युवा गृह को सामान्य रूप से स्टडी किया जाए तो सबसे बेस्ट स्टडी होता है आपका घुमकुड़िया का, ठीक है। ये उरांवों का युवा गृह है। उरांव का जो युवा गृह होता है सेम कंडीशन है, गांव से थोड़ा सा हल्का सा दूर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 एज ग्रुप के लोग होते हैं, 10 से 11 वर्ष, 15 से 16 वर्ष और 20 से 21 वर्ष। इसके बाद दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है। जो भी प्रशिक्षण वगैरह देना है दे करके इनको दाम्पत्य जीवन में भेज दिया जाता है, ठीक है। पन्नी जोखर, पन्ना जोखर, मजतूरिया जोखर, कोह जोखर कहा जाता है। जो इस यहाँ से यहाँ तक के जो मेंबर्स होते हैं वो पन्ना जोखर हुए, फिर मजतूरिया जोखर हुए, कोह जोखर हुए। इनका आपसी जो संबंध था, एक तो हेड होते थे, ठीक है। उसके अलावा जिस ढंग से आप हॉस्टल वगैरह में देखते हैं, कॉलेज वगैरह में देखते हैं सीनियर जूनियर, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ भी सीनियर जूनियर होता है। एक तरह से कोह जोखर जो होते हैं, ठीक है, कोह जोखर की सारी बात को मानना मजतूरिया और पन्ना जोखर के लिए
बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उनके बातों से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा, ये दोनों जो होते हैं पन्ना मजदूरिया, वो कोष जोखर वाले जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं उम्र में, ठीक है, उनकी सेवा भी करना पड़ता है। अब पन्ना जोखर का, मजदूरिया जोखर का भी सेवा करना पड़ता है और कोह जोखर का भी, और उनके आदेश को मानना पड़ता है, ठीक है। यह धुमकुड़िया में जो व्यवस्था है बहुत ही सुगठित होती है, ठीक है। यहाँ के जो महिला मेंबर्स होती हैं, युवतियाँ होती हैं, और जो युवक होते हैं, ठीक है, युवतियों को कहा जाता है पिल्लो एड़पा, युवकों को कहा जाता है जोंक एड़पा। युवतियों का जो प्रवेश होता है वो माघ पूर्णिमा में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। युवतियों का प्रवेश कब होगा? माघ पूर्णिमा में, और उनको पिल्लो एड़पा कहा जाता है। और जो युवतियों का युवा गृह होता है, बड़की धंगारिन कहा जाता है। बड़की धंगारिन। और जो युवकों का युवा गृह होता है उसका जो हेड होता है उसको कोटवार। यहाँ बड़की धंगारिन इसकी जो प्रमुख होती हैं महिला, ठीक है, जो बुजुर्ग महिला होती हैं, और इसको जो कहा जाता है कोटवार कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और समान रूप से युवा गृह में यौन संबंध को मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन अगर हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं, बच्चे नहीं होने की परंपरा है लेकिन बच्चे हो जाते हैं तो विवाह कर दिया जाता है सामान्य रूप से, ठीक है। तो युवा गृह का ये कंसेप्ट था। अलग अलग किस जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जिसे धंगारिन कहा जाता है, जो बड़की धंगारिन, लड़कियों को धंगारिन भी कहा जाता है, तो धंगरावास भी बोला जाता है युवा गृह को। किस जनजाति में? भूइयां में, ठीक है, धंगरावास कहा जाता है। संथाल में अगर देखिएगा तो घुटलू कहा जाता है। टंडा जो कहा जाता है बिरहोर, बिरहोर में कहा जाता है कोरबा में युवा गृह को, ठीक है। ये सब युवा गृह का नाम है, इतना कर लीजिएगा, आ जाएगा इससे, ठीक है। युवा गृह के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पर, गोत्र। गोत्र जनजाति हो या गैर जनजाति हो, ठीक है, गोत्र दोनों जगह पाया जाता है। आप भी अपने गोत्र का पता अगर नहीं है तो अपने माता पिता से कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बता देंगे कि, या फिर अपने जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, जो पूजा करने आते हैं, जो रेगुलर पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, उनसे भी पूछ सकते हैं, उनको भी पता होता है, ठीक है। तो गोत्र तो जनजाति में ही नहीं, गैर जनजातियों में भी पाया जाता है। गोत्र होता क्या है? समान पूर्वज, समान पूर्वज से जन्म लेने वाले लोगों के समूह को गोत्र कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जनजाति और जनजाति, गैर जनजाति में एक अंतर है, ठीक है। जनजातियों में मुख्य रूप से जो उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, जो पूर्वज माना जाता है, वो किसी पशु, पक्षी या पेड़ पौधे को माना जाता है। लेकिन गैर जनजातियों में सामान्य रूप से ऋषि मुनियों को माना जाता है, ठीक है। जैसे कश्यप हैं, भारद्वाज हैं, अद्रि हैं, उनसे उत्पत्ति माना जाता है। इस ढंग के गोत्र आप देखते होंगे गैर जनजातियों में। लेकिन जनजातियों में ये थोड़ा सा अलग है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि को मान लिया जाता है, किसी जानवर को मान लिया जाता है, और उससे जुड़ जाता है आपका प्रतीक चिन्ह। इसी को कहा जाता है प्रतीक चिन्ह, जिससे गोत्र जनजातियों के द्वारा माना गया। मान लीजिए कि किसी जनजाति के द्वारा कच्छप माना गया है, ठीक है, कछुआ,
तो उसका जो है वो सम्मान करेंगे, उसे किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, उसका मांस नहीं खाएंगे, उसके प्रति आस्था, विश्वास और निष्ठा रखना होगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उन्हें हो सकता है कि कोप का भाजन बनना पड़े, उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो गोत्र जो होता है आपका समान पूर्वज, जनजाति में जो गोत्र होते हैं ठीक है, इसका सम्मान इनको करना है। अगर पशु गोत्र के रूप में अगर पेड़ पौधे हैं तो उन्हें नहीं काटना है, न ही उससे संबंधित उत्पादों का यूज करना है। और अगर पशु पक्षी हैं तो उनकी हत्या नहीं करनी है, उनका कष्ट नहीं पहुंचाना है, उनका मांस नहीं खाना है, उनके उत्पाद नहीं खाने हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। गोत्र दो तरह से हो सकता है जनजातियों में। गैर जनजातियों में सामान्य रूप से पिता के गोत्र को महत्व दिया जाता है, लेकिन जनजातियों में जो है माता का गोत्र को भी महत्व दिया जा सकता है या पिता का भी। लेकिन किसी भी व्यक्ति का दोनों गोत्र नहीं हो सकता कि माता का भी गोत्र ले लेगा पिता, वो संभव, गोत्र एक ही होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोत्र के संदर्भ में और एक चीज ध्यान रखिएगा, गोत्र का 3 टाइप होता है, टाइप्स, भातृदल, गोत्रार्ध, जनजातीय गोत्र। ठीक है, भातृदल का अर्थ होता है जब बहुत सारे गोत्र मिलकर एक वंश का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसको भातृदल कहा जाता है। गोत्रार्ध का अर्थ हुआ जब एक ही जनजाति में 2 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जनजातीय गोत्र का अर्थ हुआ जब बहुत सारे गोत्र मिलकर एक जनजाति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका 3 टाइप। गोत्र का वर्ग क्या होता है वह भी इंपॉर्टेंट है। एक गोत्र के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उस नियम का पालन करना जो है सारे गोत्र के सदस्यों को बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं पालन करने से उन्हें समुदाय के द्वारा सजा भी दी जा सकती है किसी भी तरह की। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि गोत्र के द्वारा अपने सदस्यों पर, जो भी उस गोत्र के लोग हैं, उनके व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। जनजातीय समुदाय में व्यवहार पर नियंत्रण। ठीक है, एक गोत्र के जो कुल देवता होते हैं वो एक ही होते हैं, उनका पूजन वे लोग समान रूप से करते हैं। ठीक है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तीसरा सुरक्षात्मक। ठीक है, एक गोत्र के लोगों में आपसी एकता होती है, किसी भी मुद्दे पर, आपसी हित के मुद्दे पर एक दूसरे के वे सहयोग कर सकते हैं। अब गोत्र से संबंधित आपको बताया था कि कई टोटम होते हैं, जो शुरू में मैंने बताया, प्रतीक चिन्ह, उस प्रतीक चिन्ह का सम्मान करना है और उसे कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो अलग अलग जनजातियों के अंदर जो कई गोत्र वाले होते हैं, ठीक है, उनके प्रतीक चिन्ह पर आप कुछ याद कर लेंगे, मैं नोट्स में दे दूंगा। एक सगोत्रीय विवाह जो है, इसमें लिख दीजिएगा, या यौन संबंध प्रतिबंधित होता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह या टोटम, ऐसा नहीं कि सारे जनजातियों का याद करना है, सकिएगा भी नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा,
लेकिन फिर भी जितना मैं दूंगा उतना कर लीजिएगा। जैसे संथालों में अगर आप बात किया जाए, मरांडी का जो होता है मांडर घास होता है, सोरेन जो है पक्षी होता है, एक सोरेन पक्षी, ठीक है। अगर हो में आप बात कीजिए तो पूर्ति का चूहा होता है, और राव में बात कीजिए तिग्गा का बंदर होता है, ठीक है। इसी ढंग से बुद्रा का जो होता है मोर होता है, सुंडी का सुंडी होता है, ठीक है। तो इस ढंग से आपके अलग अलग जनजातियों के अपने अपने टोटम होते हैं, प्रतीक होते हैं। सगोत्रीय विवाह प्रतिबंधित होते हैं। सारे के कुल देवता जो देवता होते हैं गोत्र के, वो सेम होते हैं। व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। तो ये सब गोत्र का और जो आपके उनके प्रतीक चिन्ह का, इतना आपको पढ़ लेना है। अब आइए टैबू पर आते हैं। टोटम हो गया ये। टोटम मीन्स प्रतीक चिन्ह, टैबू मीन्स निषेध। जनजातियों में टैबू पाए जाते हैं, लेकिन गैर जनजातियों में भी टैबू पाए जाते हैं। कई तरह के निषेध होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला निषेध जो है जस्ट मैंने अभी बताया, सगोत्रीय विवाह या सगोत्रीय यौन संबंध पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये गैर जनजातियों में भी हिंदू समाज में पाया जाता है, ठीक है। ये क्षम्य होता है, ठीक है। ये क्षम्य होता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। विटलाह की सजा दी जा सकती है। विटलाह संथाल के माझी परगैनत को मैं जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि किस ढंग से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है विटलाह के माध्यम से। अगर हो जनजाति में आप देखें तो महिलाएं हल नहीं छू सकती, छू भी नहीं सकती, ठीक है। मुंडा जनजाति में महिलाएं जो है छत पर नहीं चढ़ सकती। महिलाओं के लिए सब है निषेध। धान की बुआई नहीं कर सकती, धान की बुआई नहीं कर सकती, ठीक है। और शमशान घाट नहीं जा सकती। ये आपकी मुंडा महिलाओं के। संथाल के संदर्भ में है, संथाल महिलाएं जो है मांझी थान नहीं जा सकती, ठीक है। और असुर के संबंध में है, असुर युवक प्लस अविवाहित युवती केला के वृक्ष नहीं लगा सकते, ठीक है। किसके वृक्ष नहीं लगा सकते? केला के वृक्ष नहीं लगा सकते। इसके अलावा कुछ और जो है टैबू है, उसको देख लीजिए। गर्भवती महिलाएं, रजस्वला महिलाएं, विवाहित महिलाएं, ठीक है। इन तीनों के लिए क्या क्या टैबू है? विवाहित महिलाएं सरहुल का प्रसाद नहीं ले सकती। रजस्वला महिलाएं पूजन स्थल, धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकती। गर्भवती महिलाएं सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं देख सकती, ठीक है। कहा जाता है बच्चे पर, जो उनके पेट में बच्चे पल रहे हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रजस्वला महिलाएं पूजन स्थल पर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये तो हिंदू धर्म में भी आपका इसका पालन किया जाता है इस टैबू का, ठीक है। साउथ इंडिया पर एक केरल के मंदिर में इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था कि महिलाएं जा सकते हैं, इसके बाद भारी विवाद हुआ था, ठीक है। अभी भी विवाद चल रहे हैं। तो इस ढंग के टैबू जो है कुछ हिंदू समाज से भी मिलते हैं, कुछ उनके अपने होते हैं, जैसे मुंडा हो, संथाल वगैरह के बारे में, असुर के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य परीक्षा के लिए, जेपीएससी के लिए समान रूप से लागू है, क्योंकि मुख्य परीक्षा बहुत सामने है, इसलिए उसको भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। नातेदारी, किनशिप, किनशिप जो होता है आपका जनजाति गैर जनजाति दोनों में पाया जाता है, ठीक है। आखिर संबंधी कौन होते हैं, ठीक है। विनिक,
रिवर्स फॉक्स। समाज के वास्तविक संबंधी। सामाजिक कर्तव्य निर्वहन हेतु स्वजन। यहाँ पर जो आपको विनिक का कहना है कि जो भी वास्तविक संबंधी हैं, ठीक है, यानी कि आपके आसपास से रक्त संबंध या समरक्त संबंध या फिर वैवाहिक संबंध के द्वारा, उन्हें ही नातेदारी में शामिल किया जाता है। इनका कहना है कि सामाजिक कर्तव्य निर्वहन हेतु बहुत सारे लोगों से संबंध जोड़ना पड़ता है, ठीक है, वो भी सारे संबंधी के परिभाषा में आ जाएंगे, नातेदारी के परिभाषा में आ जाएंगे। फॉक्स का कहना है, ठीक है, इनका कहना है कि जो भी स्वजन है, जिसको आप स्वजन बोलते हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं नातेदारी की परिभाषा में आ जाएंगे। तो स्वजन जो होंगे वो दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। एक जो आपका जन्म से आप जिसको देखते हैं संबंधी के रूप में, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, उसके अलावा आप जा सकते हैं मौसी मामा, ठीक है, या फिर चाचा, ठीक है। उसके बाद विवाह के बाद एक संबंध बनते हैं, ठीक है। तो विवाह में सिर्फ पति और पत्नी का संबंध नहीं बनता है, बल्कि दोनों पक्षों के सारे परिवारों का भी संबंध बन जाता है, ठीक है। वो भी आपस में नातेदारी में जुड़ जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं। तो संबंधी जो होता है 3 लेवल का होता है। फर्स्ट लेवल का संबंधी जो होता है जिससे आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे भाई भाई, भाई बहन, ठीक है, माता पिता और पुत्र। उसके बाद द्वितीय लेवल का संबंधी हुआ चाचा भतीजा, ठीक है, दादा पोता, नाना नतनी नाती, ठीक है। इस ढंग से आप द्वितीय लेवल का बोल सकते हैं। भगना हो गया, ये सब सारा जो है आपका द्वितीय लेवल का होगा। तृतीय लेवल का जब 2 गैपिंग होता है, जैसे परदादा हो गए, ठीक है, या फिर आपके जो पत्नी के फैमिली वाले हो गए, पति के फैमिली वाले हो गए, ठीक है, या फिर मामा तो आपके सेकंड में चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके जो फैमिली वाले होंगे वो थर्ड में चले जाएंगे, ठीक है। फुआ आपके सेकंड में आएगी, लेकिन उनके जो फैमिली वाले होंगे वो सेकंड में आएंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आपका नातेदारी का व्यवस्था जनजातियों में पाई जाती है, जो आपका गैर जनजातियों में भी पाए जाते हैं। इसे कहा जाता है किनशिप, ठीक है। इतना रखिए, आप इतना बोल सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कि नातेदारी की व्यवस्था पूरी तरह से जनजाति वर्ग में पाई जाती है। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। विवाह। विवाह के कई प्रकार जो हैं जनजातीय समुदाय में प्रचलित हैं, जिसमें क्रय विवाह, इसमें वधू मूल्य दिया जाता है, ब्राइड प्राइस, ठीक है। जनजातीय समाज में यह प्रचलन है कि वधू का मूल्य दे करके ही विवाह किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वधू मूल्य जो दिया जाता है वो पैसे के रूप में दिया जा सकता है, अनाज के रूप में दिया जा सकता है, या पशुओं के रूप में दिया जा सकता है। और इस वधू मूल्य का नाम जो है अलग अलग जनजातीय समुदाय में अलग अलग है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर आ जाया करते हैं। पहला जो है दुतम हो समाज में है, ठीक है, आंधी भी कहा जाता है, आंधी दुतम। गोनोंग
विवाह को बापला कहा जाता है, विशेष रूप से संथाली में, ठीक है। गोनोंग जो है मुंडा समाज में है, विते पहाड़िया समाज में है, पोंटका संथाल में है। सदाई बापला भी कहा जाता है संथाल में। ठीक है, तो इस ढंग से जो है आपका क्रय विवाह होता है। अब आइए सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह जो होता है, अगर वर पक्ष यानी कि युवक का पक्ष की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा, वधू मूल्य नहीं देने के कारण, तब उसके लिए ऑप्शन बचता है सेवा विवाह। इसके लिए लड़की के माता पिता के घर में युवक को 5 से 6 वर्षों तक रहना पड़ता है और अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है 5-6 वर्षों के लिए। उसके बाद ही उसका विवाह विदाउट ब्राइड प्राइस के हो सकता है। ठीक है, उसको सेवा विवाह कहा जाता है। सेवा विवाह हो या वधू मूल्य विवाह हो, संथाल हो, बिरहोर, ठीक है, मुंडा, सारे में व्यापक रूप से प्रचलित है। अगला हम लोग देखते हैं हरण विवाह, अपहरण विवाह, कैप्चर मैरिज। हरण विवाह का अर्थ होता है कि अगर किसी युवक को किसी युवती से विवाह करना हो और किसी कारण वह नहीं कर पा रहा है या परिवार वालों की मर्जी नहीं हो, तो मेला या हाट में अपहरण कर लिया जाता है लड़की का। उसके बाद परिवार की मजबूरी हो जाती है कि दोनों का विवाह कर दिया जाए। ठीक है, अगर वो सफल रहता है हरण करने में। यह अपहरण या हरण विवाह का आप देखते हैं कि महाभारत में भी जिक्र आता है। ठीक है, जो कृष्ण भगवान के द्वारा कई मौकों पर हरण किया गया था। ठीक है, तो आप देखते हैं कि महाभारत काल में भी इसका जिक्र आता है, यानी कि हरण विवाह का प्रचलन जो है भारत में लंबे समय से रहा है। ठीक है, ये भी सारे जनजातियों में, खास करके सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है, प्रचलित है। अब अगला ये हठ विवाह। हठ विवाह लड़की पक्ष का है। ठीक है, एक पक्षीय प्रेम का मामला होता है। अगर युवती जो है किसी युवक से प्रेम करती है लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, या युवक भी तैयार नहीं है, परिवार को छोड़िए युवक भी नहीं तैयार है। ठीक है, इस स्थिति में युवती क्या करती है, उस युवक के घर पर चली जाती है और एक तरह से समझ लीजिए धरना दे देती है, और तब तक नहीं हटती है जब तक युवक और उसके परिवार वाले विवाह को राजी नहीं हो जाएं। ठीक है, सामान्य रूप से अगर युवती हट जाती है तो विवाह नहीं होता है, लेकिन युवती सारे अपमान को झेलने के बाद भी नहीं हारती है और डटी हुई रहती है, तो अंत में माना जाता है कि विवाह करना ही पड़ता है। ये हुआ हठ विवाह। ये भी सारे जनजातियों में, मुंडा संथाल हो के साथ अन्य जनजातियों बिरहोर वगैरह में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सह पलायन विवाह। सह पलायन विवाह जो है द्विपक्षीय प्रेम का मामला है। ठीक है, इसमें युवक और युवती दोनों की इच्छा है कि हम लोग जो है विवाह करके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें। ठीक है, लेकिन दोनों में किसी एक पक्ष के घर वाले या दोनों पक्ष के घर वाले जो हैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, इस स्थिति में आप जैसे हिंदू समाज में वैदिक काल में मैं पढ़ाऊंगा, उत्तर वैदिक काल में गंधर्व विवाह एक आता है। ठीक है, तो गंधर्व विवाह की तरह ही यहाँ पर दोनों युवक और युवती डिसीजन ले लेते हैं और दोनों जो है भाग जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है तो अगर वो चले गए 3-4 दिन के लिए तो फिर दोनों परिवारों की मजबूरी हो जाती है सामाजिक दृष्टि से भी कि दोनों का जो है विवाह कर दिया जाए। यह है सह पलायन विवाह। ठीक है,
ये भी सारे जनजातियों में पाया जाता है। विनिमय विवाह, एक्सचेंज मैरिज, ठीक है। विनिमय विवाह बहुत ही सिंपल है, इसको गोलट के नाम से भी आप सुने होंगे, हिंदू समाज में भी व्यापक रूप से प्रचलित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई बहन एक घर का और दूसरे घर का भाई बहन, ठीक है, एक घर के भाई से दूसरे घर की बहन की विवाह हो जाती है और दूसरे घर के भाई से पहले घर की बहन की विवाह हो जाती है। इसी शर्त पर शादी तय ही होता है, ठीक है। इसमें किसी लड़का या लड़की की किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा हो तो गोलट विवाह के रास्ते को अपनाया जाता है, ठीक है, ताकि किसी लड़के या लड़की, युवक और युवती की विवाह जो है संपन्न हो सके और वे सुखी जीवन बिता सकें, ठीक है। इसको जो है गोलट भी कहा जाता है। विरहोर में अगर आप देखिएगा थोड़ा सा अलग है, गोहलट कहा जाता है, और संथाल में गोलाइट कहा जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से ये विवाह था, विवाह के टाइप्स थे। अब एक जो आपका बहुत ही बड़ी सामाजिक कुरीति है झारखंड में, वो डायन प्रथा। डायन प्रथा के अंतर्गत किसी महिला के, वो अकेली हो सकती हैं, बुजुर्ग महिला हो सकती हैं, उनकी संपत्ति पर क्या किया जाता है, कब्जा करने के लिए गांव वालों के द्वारा तरह तरह से प्रयास किए जाते हैं। उसी में एक प्रयास जो है डायन घोषित कर देना, ठीक है। जब सारे लोग डायन मान लीजिए कोई चोर नहीं है, ठीक है, और सारे लोग किसी व्यक्ति को चोर बताने लगे, ठीक है, पूरे गांव के लोग, तो चोर सिद्ध हो ही जाएगा। इसी ढंग से कुछ डायन का केस होता है, ठीक है। सारे लोग एक तरह से कुछ न कुछ कारण से जुड़ जाते हैं और किसी महिला को डायन घोषित कर देते हैं, ठीक है। उन सारे लोगों में बहुत सारे लोग जो हैं, अधिकांश लोग अंधविश्वास के भी शिकार होते हैं। वो वास्तव में दिल से मानते हैं कि डायन है, ठीक है। यहाँ तक कि जिन्हें डायन घोषित कर दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है वो खुद को भी डायन समझने लगते हैं, ठीक है। वो तरह तरह की जो है डायन विद्या सीखने का एक प्रोसेस है, शमशान में सीखा जाता है, रात को अमावस्या में नाचा जाता है, इस टाइप का कुछ कुछ रूल्स है, ठीक है, उस पर नहीं जाना है डिटेल्स में। लेकिन कई महिलाएं डायन विद्या भी सीखती हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से अंधविश्वास का मामला है, चाहे वो महिला खुद को समझ रही हैं। कई महिलाएं जागरूक भी होती हैं, वो कभी नहीं स्वीकार करती हैं कि वह डायन है, ठीक है। उसी में आप नाम ले सकते हैं छुटनी महतो का, ठीक है, सरायकेला खरसावां की हैं। उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने के लिए उन्हें डायन घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने लड़ा समाज से, ठीक है। लड़ा ही नहीं, और भी जो महिलाएं शिकार थीं उनको भी इस अंधविश्वास से और इस शोषण का जो एक तरीका था उससे निकालने का उन्होंने सफल कार्य किया है। और इसी का परिणाम था कि इस वर्ष 2021 में भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। जिस महिला को समाज के द्वारा अपमान समझा गया, ठीक है, तिरस्कार किया गया उनका, उस महिला को ही पूरे देश ने सम्मान दे दिया, ठीक है। और उसकी वो हकदार भी थी, ठीक है। हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। कितना सारा समस्या सहने के बाद भी डायन प्रथा जैसे कुप्रथा के विरुद्ध उन्होंने लड़ा है, ठीक है। तो जो ये डायन प्रथा है, ये आपका इतना विभत्स रूप झारखंड में ले चुका है, जबकि इसके लिए कानून भी है कि हर साल लगभग 1000 से 1500 महिलाएं, विशेष रूप से साउथ झारखंड में, ठीक है, 1000 से 1500 महिलाएं जो हैं डायन घोषित कर दी जाती हैं। लेकिन जब झारखंड नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, तो यहाँ की जो सरकार थी, सरकार को फील हुआ कि इस डायन प्रथा पर जो है नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यही कारण था कि 2001 में डायन प्रथा निषेध अधिनियम बना दिया गया, प्रतिबंध अधिनियम बना दिया गया, और इसमें स्पष्ट रूप से बहुत कड़े प्रावधान रखे गए, ठीक है।
डायन के नाम पर अगर प्रताड़ित किया जाता है किसी को तो 1.5 माह का कैद या जुर्माना या दोनों, ठीक है। और अगर डायन घोषित करने की कोशिश की जाती है किन्हीं के द्वारा किसी महिला को, ठीक है, 3 माह का कैद या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे अन्य कानूनों की जो स्थिति है वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। जो महिलाएं शोषण का शिकार रहती हैं वे थाना तक नहीं पहुंच पाती, थाना पहुंची भी तो थाना के पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, कितनी जल्दी की जाएगी, ये सब समस्याएं बनी रहती हैं। भारत की समस्या है कि कानून तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर कोर्ट कचहरी मुकदमा, यहाँ पे जानते हैं बहुत ही उलझा हुआ एक प्रोसेस है, जिसके कारण कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी कानून है, ठीक है। और छुटनी महतो जैसे दृढ़ संकल्प वाली महिलाएं निश्चित रूप से ऐसे कानूनों का लाभ उठाएंगी भविष्य में भी। तो इस ढंग से ये था सामाजिक विशिष्टता झारखंड का। निश्चित रूप से आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है आपके पास चला जाए, ठीक है, आप देख सकें। हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूँ आप करते जाइए। प्रारंभिक परीक्षा का सफ़र जो है आपका जेपीएससी का आसान हो जाएगा। और जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ और निश्चित रूप से आपके लिए जेपीएससी के साथ साथ आईएएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए भी फ्रूटफुल होगा, झारखंड को छोड़कर बाकी क्लासेस, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स मुख्य परीक्षा के जेपीएससी को ध्यान टारगेट करते हुए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसे मुख्य परीक्षा के स्वरूप में ले सकूँ। इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। आपका सहयोग अपेक्षित। धन्यवाद।